हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। कैसा गया सैटरडे संडे? रिलैक्सिंग गया या फिर पढ़ाई भी करी, रिवीजन किया आप लोगों ने? आई होप किया होगा। पूरा दिन बस फंडे में नहीं स्पेंड कर दिया होगा। पढ़ लो, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हम पहले बात ये कर चुके हैं। और रिवीजन साथ साथ करते चलो, है ना, ताकि प्रैक्टिस भी हो। प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है, अच्छा स्कोर चाहिए तो। और एक और बात, रट्टाबाजी नहीं करना, है ना। बिल्कुल रट्टाबाजी हमें नहीं करनी है। कोई भी थ्योरी में कोई टॉपिक, कोई एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज़न हो, थोड़ी सी ही क्यों ना हो, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। फ़ौरन आपकी सारी कंफ्यूज़न दूर करेंगे मिलके। क्योंकि हमें रट्टाबाजी नहीं करनी, चीज़ों को समझना है ना। समझना ज़रूरी है हमें। मेन जो हमें हम बात करें, हमें स्कोर करना है ना, अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो उसके लिए चीज़ें समझ आनी चाहिए। रट्टाबाजी से काम नहीं चलेगा, ना अभी ना इन फ्यूचर, है ना। रट्टाबाजी किसी काम की नहीं है। हो सकता है रट्टाबाजी से सिर्फ स्कोर अच्छे आ जाएं, लेकिन पैडागॉजी में तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब दिमाग का खेल है ना। सब दिमाग का, आपकी समझ का खेल है कि आप कैसे उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस टॉपिक को। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के सारे आंसर सही होते हैं, बट आपको बेस्ट वाला सिलेक्ट करना होता है। जब तक टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, थ्योरी समझ नहीं आएगी, तो बेस्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करोगे? तो समझ के चलो, रट्टाबाजी नहीं करो, है ना। समझने के लिए, है ना, इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी ये सब्जेक्ट, तो इंटरेस्ट लो इसमें, है ना। बिना इंटरेस्ट लिए, बिना इसको कह सकते हैं समझे कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। समझोगे नहीं तो वो चीज़ अप्लाई भी कैसे कर पाओगे जब टीचर बन जाओगे तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखो, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में, और पढ़ने वाले हैं RTE 2009 के बारे में, है ना। 2009 के बारे में। चलो जल्दी से क्लास स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। तो आपका है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे RTE के बारे में, है ना। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। किसे किसे पता है, जल्दी से बताओ। कभी सुना है या नहीं? नहीं सुना तो आज सुन लेंगे। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात है ये, कि जो हमारी ये क्लासेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। तो चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 की, दोनों के लिए क्लासेस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई क्लास मिस नहीं करनी है। प्रीवियस कोई भी क्लास आपकी स्किप हो गई हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। चाहिएगा, अटेंड कर लीजिएगा, है ना। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगी, वरना आप चैनल पे जाके तो देख ही सकते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहले हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE 2009 के बारे में भी पढ़ लेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, है ना। समझना मेन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ज़रूर मिलेगा आपको। NCF हो, चाहे थ्री लैंग्वेज फार्मूला हो, RTE हो, क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो समझो। Three language formula is a policy related to teaching of language in schools in India. It was first introduced by Indian government in 1968 under the NPE यानी National Policy on Education. थ्री लैंग्वेज फार्मूला एक ऐसी पॉलिसी है जो रिलेटेड है टीचिंग लैंग्वेज से। जो स्कूल्स में, हमारे भारत में जो विद्यालयों में भाषाएं पढ़ाई जाती है, ये पॉलिसी उससे रिलेटेड है ना। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1968 में। किसके अंडर? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंडर में। इसमें इन्होंने बात करी थी, देखो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र, है ना। त्रिभाषा सूत्र हम इसको बोलते हैं, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को। इसमें बात करी थी कि बच्चे को थ्री लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए स्कूल एजुकेशन के टाइम पे। पहली लैंग्वेज होनी चाहिए मदर टंग, मातृभाषा, और हम कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं इसको हिंदी में हम स्थानीय भाषा। तो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में से कोई।
अगर फर्स्ट है हमारी मदर टंग मातृभाषा हिंदी, तो सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए इंग्लिश, थर्ड होनी चाहिए कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि हो सकती है हमारी मराठी, गुजराती, है ना, कन्नड़। तो ये सारी लैंग्वेज आ जाएंगी हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, है ना। बाकी जो भारतीय जो भाषाएं हैं उसको कह सकते हैं ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है पढ़ाने के लिए, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स जो है उसमें फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, जैसे कि चॉइस या ऑप्शन में हम कह सकते हैं विकल्प में, जैसे कि हो गई जर्मन, फ्रेंच पढ़ाई जाती है, स्पेनिश। लेकिन अगर हम एक्चुअल में सोचें और समझें कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में बढ़ावा जो दिया गया है वो भारतीय भाषाओं को दिया गया है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को दिया गया है। पहली होगी हमारी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा। अगर हमारी पहली मातृभाषा मराठी है इमेजिन, तो सेकंड हो गई हमारी हिंदी, देन इंग्लिश। क्लियर? या इंग्लिश या हिंदी जो भी होगी, देन आगे आप उस हिसाब से सोच सकते हैं ना। फर्स्ट अगर हिंदी है हमारी मातृभाषा तो सेकंड इंग्लिश हो सकती है, थर्ड कोई भी लैंग्वेज हो जाएगी, मराठी, गुजराती। थोपनी नहीं है लेकिन, है ना, भाषा थोपनी नहीं है। एक और बात मैं आपको बताऊं, अर्ली स्टेजेस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मातृभाषा में, अगर आप बच्चे को पढ़ाएं, पढ़ाना ही चाहिए। ऐसा कहा भी गया, हम आगे अभी पढ़ने भी वाले हैं। स्टार्टिंग जो अर्ली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, बच्चे की अर्ली स्टेजेस में बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएं, सिखाएं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मदर टंग, करती है ना। बच्चा इजीली कनेक्ट कर पाता है। पर्पस क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला का? टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, टू प्रिजर्व रीजनल लैंग्वेज, टू हेल्प स्टूडेंट बिकम मल्टीलिंगुअल, टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो, अगर हम बात करें टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ठीक है। टू प्रिजर्व रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषाओं को हम कह सकते हैं संरक्षित करना, है ना, संरक्षित करना, प्रिजर्व करना। टू हेल्प स्टूडेंट बिकम मल्टीलिंगुअल, छात्रों को बहुभाषी बनाना। जब बच्चे थ्री लैंग्वेज फार्मूला अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीलिंगुअल बनेंगे, है ना, बहुभाषित हम कह सकते हैं, बहुभाषी बनेंगे। और टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, संचार कौशल का हम कह सकते हैं विकास करना, मैं मेंशन कर देती हूँ, है ना, संचार कौशल का विकास करना, डेवलप करना कम्युनिकेशन स्किल अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म, अ चाइल्ड लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज, ये मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करता है ना। एक बच्चा क्या होता है, दो से ज़्यादा भाषा सीख रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, बहुभाषावाद। मैं मेंशन कर देती हूँ, पर मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, ब्लैक ब्लैक नहीं, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म को हम बोलेंगे बहुभाषावाद। बहुभाषावाद को ये बढ़ावा देता है, बच्चा एक से अधिक भाषाओं को सीखते हैं इसमें। इट रिस्पेक्ट्स द चाइल्ड होम लैंग्वेज और मदर टंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड्स अर्ली डेवलपमेंट। ये बच्चे की मातृभाषाओं को हम कह सकते हैं महत्व देता है, और ये काफ़ी ज़रूरी है बच्चे ये अर्ली डेवलपमेंट के लिए, है ना। इससे क्या होता है, बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, अगर बच्चों को मदर टंग में उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। महत्व देना चाहिए हमें मदर टंग को। इट इज़ असाइंड विद NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच ऑल्सो प्रमोट्स लर्निंग इन द मदर टंग इन दी फाउंडेशनल ईयर्स, है ना। ये एक नई शिक्षा नीति है जो NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है, और जो प्रमोट करती है लर्निंग जो है मदर टंग में ही होनी चाहिए, यानी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उसमें पढ़ाई को इन्होंने बढ़ावा दिया है ना। शुरुआती वर्षों को ही बोला गया है फाउंडेशनल ईयर्स, जैसा कि हमने बात करी थी अर्ली डेवलपमेंट की बच्चे के। क्लियर? लर्निंग लैंग्वेज इज लिंक्ड विद थिंकिंग एंड लर्निंग, सो चिल्ड्रन यूज बेटर इन देयर होम लैंग्वेज। देखो, अगर हम बात करें तो जो भाषा सिखाई जा रही है, भाषा को भाषा सीखना, सोचना, समझना, अगर सिंपल बात करूँ तो भाषा जो सीखना है वो सोचने समझने से जुड़ी हुई है ना, सोचने और समझने की क्षमता से जुड़ी हुई है। तो बच्चा क्या होता है, अगर मदर टंग में मातृभाषा में पढ़ाओगे तो बच्चा ईजिली कनेक्ट कर पाएगा, बेहतर तरीके से लर्निंग होगी, है ना,
बेहतर तरीके से लर्निंग होगी अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, कनेक्ट कर पाएगा, समझ आसानी से पाएगा। In NEP 2020 context, children will be taught in mother tongue, home language, local language at least till grade 5, preferably till grade 8. देखो बच्चे को उसकी मातृभाषा या हम उसे होम लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, 5th क्लास तक तो पढ़ानी ही चाहिए। हो सके तो हमें 8th क्लास तक उसको उसकी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए, आसानी हो उसे समझने में, सीखने में। 3 language formula remains but no language will be imposed. अगर हम इसको भी सिंपल लैंग्वेज में समझें, 3 language formula ना बना रहेगा, लेकिन किसी बच्चे पे कोई भी भाषा थोपी ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कोई भी भाषा बच्चे पे थोपी नहीं जानी चाहिए, प्रेशर नहीं डालना है, लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, हमेशा स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, है ना। बच्चों पे थोपनी नहीं है भाषा, अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं। चलो बच्चे की नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से चलना होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, 3 language formula is designed to respect cultural diversity, encourage national unity और develop language skills। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। मैं ले लेती हूँ अपना पेन और आप भी अपनी कॉपी पेन बुक सब लेके बैठ जाओ, है ना। कॉपी पेन बुक सब लेके बैठ जाओ। कैमरा 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 सही है। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। पहले आ जाते हैं रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। मैं मेंशन कर देती हूँ सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, इनकरेज नेशनल यूनिटी, है ना। इनकरेज नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन कह सकते हैं हम इसे हिंदी में। राष्ट्रीय एकता, एकता को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। और डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, डेवलप लैंग्वेज स्किल्स यानी बच्चों में हम कह सकते हैं भाषा कौशल का विकास हो, है ना। बच्चों में भाषा कौशल का विकास हो, बच्चों में भाषा कौशल का विकास हो। क्लियर। आगे बढ़े या नहीं बढ़े, बताओ जल्दी, बढ़े या नहीं। समझ लो कोई दिल्ली का बच्चा है, ठीक है, तो उसकी समझ लो फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी है, सेकंड हो गई इंग्लिश, थर्ड हो गई कोई भी लैंग्वेज, पंजाबी, मराठी, गुजराती एक्सेट्रा। बट वैसे ही आजकल प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स में तो भाई फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये सब लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं एज ऑप्शन और चॉइस, है ना। पढ़ाई जाती हैं या नहीं, जो भी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे होंगे दिल्ली साइड से या इस NCR साइड से, तो उन्हें पता होगा, सबको ही पता होगा। खैर कौन कौन पढ़ रहा है वैसे फ्रेंच वगैरह। अच्छा यही बता दो कौन सा लर्नर कहाँ से कनेक्टेड है, कौन कहाँ से क्लास अटेंड कर रहा है, कौन सी सिटी से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से, इतना तो बता ही सकते हो, है ना। अब आ जाता है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, है ना। इसको हम कह सकते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट इज़ अ लॉ मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये एक ऐसा लॉ है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक बच्चे को हक है पढ़ाई करने का और कोई उससे हक छीन नहीं सकता, है ना। समझते हैं, है ना। एवरी चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हर एक बच्चा 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक के बच्चा को राइट है फ्री एजुकेशन का, भले उस पर पैसा ना हो लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। कंपलसरी एजुकेशन है यानी लेनी ही होगी, है ना। ये जो था ये 1 अप्रैल 2010 में हम कह सकते हैं लागू, तो देखो अगर मैं बात करूँ 2009 में था, लेकिन एक पूरी तरीके से इसका जो इफेक्ट था वो आया 1 अप्रैल 2010 में, है ना, 2010 में। तो देखो सीधी बात है, इसके मुताबिक हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बट सीधी सिंपल भाषा में बोलूँ, हर एक बच्चे को पढ़ाई का हक है और कोई उससे उसका हक नहीं छीन सकता।
चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का हो, चाहे फार्मर का हो, चाहे एक रिच बिजनेसमैन का हो, हर बच्चे को हक है और कोई उससे ये हक छीन नहीं सकता, है ना। चाहे पैसा ना हो, पुअर फैमिली से ही बिलोंग क्यों ना कर रहा हो, फिर भी उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, है ना। फीस नहीं देनी पड़ेगी उसको, एजुकेशन मिलेगी, कंपलसरी एजुकेशन है ये। देखते हैं, समझते हैं। वाई वॉज द RTE एक्ट मेड, क्यों बना, ताकि हर बच्चा इंडिया में हो। वही बात आगे देखो, चाहे अमीर गरीब, लड़का लड़की, गांव या शहर, किसी का भी हो, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल जाने की, बिना फीस सबमिट के, है ना। फीस इसमें नहीं है, फ्री एजुकेशन है सबके लिए। सबको हक है पढ़ने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, और हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी से उसका हक छीने, है ना। कोई हक नहीं बनता। तो RTE एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि हर बच्चे को मौका मिले आगे बढ़ने का, सीखने का, समझने का, पढ़ने का। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। फीचर्स क्या होंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। फ्री से मतलब क्या हुआ, कोई स्कूल फीस नहीं होगी। अगर बात करें बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सब क्या होंगे, फ्री होंगे। और जितने भी, ये सब बात हो रही है इन गवर्नमेंट स्कूल्स की, है ना। 6 से 14 साल तक, वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। कोई फीस नहीं, बुक यूनिफॉर्म के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं, फ्री एजुकेशन है बस, है ना। कंपलसरी है। और ये ड्यूटी फिर देखो, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया, एक तरीके से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ताकि हर बच्चा पढ़े, स्कूल जाए, आगे बढ़े, सीखे, समझे, है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, है ना। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। अब सरकार इतना कर रही है तो देखो, जिसे आपके नोन में भी है, बेचारा कोई गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा, तो आप उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के एक्ट जो है RTE के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं फ्री में, बिना स्कूल फीस दिए, बुक्स यूनिफॉर्म के खर्चे के। एज ग्रुप कवर्ड कौन से होते हैं, 1st to 8th क्लास तक की इसमें बात हो रही है, बच्चे पढ़ सकते हैं। 6 से 14 साल उम्र, और क्लास हो गई 1st to 8th, है ना। प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन है 25%, 25% रिजर्वेशन है। कभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले ये चीज़ नहीं बोलेंगे। फीस बहुत है प्राइवेट स्कूल की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत फीस है ना। नॉर्मल कई बार मिडिल क्लास बंदा होता है ना, 1000 बार सोचेगा अपने बच्चे को पढ़ाने का भी करते को, हर पेरेंट्स पे जितना होता है ना, वो उससे ज़्यादा ही अपने बच्चे के लिए करते हैं। खुद की भले इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करेंगे, उसको कभी महसूस कमी होने नहीं देती। लेकिन ये कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बताएंगे कि भाई 25% कोटा है ना, रिजर्व्ड है। All private unaided schools must reserve 25% seat in class 1 for economically weaker section and disadvantaged group. इनके पास 25% कोटा होता है उन बच्चों के लिए जो EWS हैं, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या और कह सकते हैं हम डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं। देखो 25% कोटा होता है, ये तो जिसे पता है वो बता सकता है, अगर आपके नोन में कोई है, किसी को ज़रूरत है तो। और गवर्नमेंट का ही बता सकते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। नो डिटेंशन पॉलिसी अर्लियर, स्टूडेंट वर नॉट फेल और एक्सपेल्ड टिल 8, यानी कोई बच्चा क्लास 8 तक फेल नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, है ना। कोई बच्चा फेल नहीं होगा क्लास 8 तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। फेल नहीं कर सकते आप बच्चे को। Now, after amendment, states can conduct exam in class in 8 and decide to hold back student if need. लेकिन अब amendments के बाद ये ज़रूर हो गया है कि हाँ, अगर बच्चे को ज़रूरत है तो हम उसे होल्ड कर सकते हैं, दोबारा पढ़ा सकते हैं, है ना, उस चीज़ को, अगर ज़रूरत है तो, है ना, ज़रूरत है तो। कहाँ पे, क्लास 5 और 8 में। क्वालिटी क्या होंगी एजुकेशन की, टीचर मस्ट बी क्वालिफाइड, टीचर क्वालिफाइड होने चाहिए। स्कूल्स में कुछ रूल्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स हैं, वो कहना चाहिए ना, फॉलो होने चाहिए। जैसे टॉयलेट क्लीन होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, कहीं पे भी हो, है ना। वॉशरूम्स क्लीन ही होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, है ना। प्रॉपर क्लासरूम होने चाहिए, प्लेग्राउंड ज़रूर होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी में तो कितनी चीज़ होती है, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गई, कुछ फन वे वाली बुक्स भी होती हैं, बच्चों की एजुकेशनल बुक्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी राइमिंग बुक्स, और बहुत कुछ आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, है ना। टीचर भी क्वालिफाइड हो, हाइजीन का बहुत ध्यान हो, पीने का पानी हो,
मिड डे मील वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर क्लासरूम, प्लेग्राउंड, बाउंड्री वॉल एंड लाइब्रेरी। नो पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट, सबका फेवरेट होगा ये वाला टॉपिक कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। पहले बहुत होता था है ना, पहले एक दार से डंडा पड़ता था, क्वेश्चन सही आंसर सही नहीं तो डंडा, है ना। सोचते तो ऐसे हो गए ना कि काश हमें ये चीज़ पहले पता होती तो शायद हमने भी डंडे नहीं खाए होते। मैं भी कई बार सोचती हूँ, पता है मेरे स्कूल में तो शायद नहीं, हाँ स्कूल में बॉयज़ को काफ़ी मारते थे, कोई नहीं मज़े में मारे पड़े हैं, और पनिशमेंट दे दिया खड़े रहो, चलो खड़े रहो वाली चीज़ तो फिर भी चलो एक पॉइंट को समझ आती है। पता है कोचिंग में क्या होता था, मैथ्स है, जैसे एक मैथ्स के टीचर थे मेरे, हैं मतलब पढ़ मतलब वैसे है बट पढ़ी तो पहले थी ना। तो वो पता है क्या करते थे, जैसे वो टेस्ट लेते थे और ये समझ लो हमारा पूरा बैच होता था, उसमें काफ़ी सारे से 2-3 स्कूल्स के ग्रुप होते थे, समझ लो 2-3 स्कूल्स के ग्रुप हैं, हर स्कूल के वही 7-8 बच्चे हैं करीबन, हो जाते थे वही 25-30 बच्चे हो जाते थे। वो लेते थे टेस्ट, अचानक भाई टेस्ट ले लिया, मन कर गया, पता है उन्हें पता नहीं मारने में कितना मज़ा आता था। वो क्या करते थे, मतलब मैं तो उस टाइम न्यू न्यू बैच में गई तो यार मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, मैंने कभी ये चीज़ कभी देखी नहीं थी है ना। कभी मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने कभी ऐसे हाथ उठाना मारना ये सब चीज़ें टचवुड नहीं हुई हमारे यहाँ। बट मैं वहाँ पे मैंने न्यूली ज्वाइन किया था, 9th क्लास की बात है ये, है ना 9th क्लास की बात है। भाई कान पकड़ लिए कान पकड़ लिए, पता है क्या करते थे, जितने क्वेश्चन गलत गए उतने डंडे मारते थे यार हाथ पे, उतने डंडे मारते थे वो, ये समझ लो अगर आपके 10 गलत गए ना तो वो 10 मारेंगे हाथ पे, ऐसे वैसे मारते थे पूरा जोर लगा के, जैसे मैंने जब गई तो वो मार रहे थे, देखते ही मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ आ गई मैं। मतलब एक क्वेश्चन का भी अगर गलत गया तो एक डंडा पड़ेगा, बख्शेंगे नहीं। जैसे अगर आपने 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपके 8 सही गए, अच्छा ही है ना, बुरा तो नहीं है, 9th की मैथ्स पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग का टाइम था वो, उतने तेज था डंडे, और डंडा ऐसा वैसा था अच्छा खासा, ये समझ लो इतना मोटा था वो, इतना तो था। या फिर वो लकड़ी वाला स्केल आता है, वो तार से पूरा दम लगा के मारते थे, पूरा दम, ऐसा लगता था सारी खुंदस यही निकाल लेते हैं, है ना। भाई उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई उस वाली बैच ज्वाइन करने की। एक तो वैसे ही मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से जब हाल देखा दूर रहे ऐसे, फिर मैं सोचती थी, अब मैं सोचती हूँ काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं कह सकती थी कि पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट अलाउड नहीं है आरटी के अकॉर्डिंग, है ना। टीचर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तब तो ज़ुबान ही नहीं चलती थी, है ना, टीचर के आगे कहाँ बोला जाता है। फिर आ जाएगा हमारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्कूल। अच्छा एक पॉइंट ये तो सुन लो, चिल्ड्रन शुड फील सेफ एंड रिस्पेक्टेड इन स्कूल, बच्चे को सिक्योर फील होना चाहिए, एकदम सेफ, हम स्कूल में जाके सेफ हैं, एक दिन मारोगे अगले दिन तो बच्चे ही गायब। पहले बहुत होता था ये पनिशमेंट, बच्चों को मार रहे हैं और बस लगे पड़े हैं, गुस्सा सारा बच्चों पे निकाल दो। बट सच बताऊँ तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो शायद बोल पाते, तब तो बेचारे चुपचाप देखते थे, कुछ खा जाते थे। किसे किसे डांट पड़ी है, किसे किसे डंडे पड़े हैं वैसे स्कूल में या ट्यूशन में, जल्दी बताओ मुझे तो मैं तो कई बार ये चीज़ सोचती हूँ कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं बोल सकती, है ना। वो तो भाई सोच के ही दिन, क्या ही बोलें, अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स नहीं है ना, वर्ड्स नहीं है, उनकी चीज़ याद आती ही दिमाग ख़राब, क्या करते थे वो सर। Recognition of schools. Every school must be recognized by the government and meet minimum standards. ICSE हैं, CBSE हैं तो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, है ना। चिल्ड्रन सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, टीचिंग मेथड जो हो वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, है ना। इनकरेज करें क्यूरियसिटी, अगर बच्चा क्यूरियस है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छी बात है, इनकरेज करो बच्चे को समझो, नॉट जस्ट रोट लर्निंग रट्टाबाजी कट, है ना। हमें वो चीज़ करनी ही नहीं है, रट्टाबाजी को बिल्कुल हमें प्रमोट नहीं करना है, रोड लाइनिंग को हमें प्रमोट करना ही नहीं है। हमें देखो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए बीच में, ना कि टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह हो जो गाइड करे, एक्टिविटीज़ कराओ बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से। हो सकता है एक बच्चे को जो एक्टिविटी से समझ आ रहा हो दूसरे को ना आए, तो हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, उनकी रुचियाँ यानी उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से लर्निंग हो, ताकि बच्चा बेहतर सीखे। क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छी बात है ना,
मिस्टेक कर रहा है उसे भी गलत मत समझो, क्योंकि मिस्टेक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है, सीख रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। कोशिश करोगे तो देखो गलतियाँ तो होंगी। तो मिस्टेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इसे पॉजिटिवली लेना, हमें नेगेटिव नहीं लेना मिस्टेक्स को कभी भी। लर्निंग हमेशा विदाउट बर्डन होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री हो। RTE in the Constitution Article 21A, चलो देख लेते हैं। The 86th Constitutional Amendment added Article 21A in the Indian Constitution। 86 Constitutional Amendment में ऐड किया गया आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। ये याद रखना, ये आर्टिकल 21A में बात हो रही है कि 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री में यानी निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। हर स्टेट में इस बात का ध्यान दिया जाए कि हर बच्चे को मिले फ्री, निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन। 21A आर्टिकल दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन ये आता ही आता है। जब मैंने किया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 21A आया था ये क्वेश्चन। तो किस में आया था ये भी मुझे ध्यान है, आई थिंक इसी से रिलेटेड आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? 21A। याद रख लो, ये चीज़ लिख लो, ये तो मैंने खुद पेपर में दिया है। फोकस होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, इक्वलिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन। इंकरेज करो कंस्ट्रक्टिविस्ट को, बच्चा खुद करके सीखे। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो, बच्चा बीच में हो, केंद्र में, ना कि टीचर। टीचर गाइड करेंगे, फैसिलिटेटर है वो, इस तरीके से, है ना। इम्पॉर्टेंट फॉर पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग इन क्लासरूम टीचिंग। इम्पॉर्टेंट फॉर पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग इन क्लासरूम टीचिंग, यानी क्लासरूम टीचिंग में भी इम्पॉर्टेंट है पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या है ये अभी हम समझेंगे, है ना, अभी हम समझेंगे। ये मत सोचो बीच में छोड़ रहे हैं, अभी आगे समझने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? इफ अ चाइल्ड फ्रॉम पुअर फैमिली इन अ विलेज इज नॉट गोइंग टू स्कूल अंडर द RTE एक्ट। RTE एक्ट के मुताबिक अगर कोई बच्चा है जो पुअर फैमिली से है ना, गरीब परिवार से है, और वो स्कूल नहीं जा रहा, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा आसपास के स्कूल में जाए, एनरोल करे, फ्री बुक्स मिले, यूनिफॉर्म, मिड डे मील उसको प्रोवाइड कराई जाए, है ना। जो भी प्राइवेट स्कूल भी है अगर आसपास का, तो उसमें बच्चा जाए, क्योंकि अंडर 25% जो कोटा होता है, 25% जो कोटा है उसके अंदर बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म और मिड डे मील भी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? यहाँ तक बताओ। अब बताओ, क्लियर हो गया? तो 25% जो कोटा होता है हमारे प्राइवेट स्कूल में, तो उसमें भी बच्चा एनरोल कर सकता है, बच्चे को फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म, मिड डे मील, सब, है ना। चाहे वो गरीब परिवार का क्यों ना हो, गरीब परिवार के ही लेंगे, है ना। जिन पे नहीं होता वही तो करेंगे, है ना। मजबूर हैं तो उन्हें ये चीज़ मिलनी चाहिए। इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि ऐसा है, RTE के अकॉर्डिंग आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है। तो अभी हमने जो बात करी थी कि पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है क्लासरूम टीचिंग में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है RTE 2009 एक्ट जो है। चलो देख लेते हैं। पहला आ जाता है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन। RTE प्रमोट्स द आइडिया दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैज़ राइट टू एजुकेशन। यानी RTE जो है राइट टू एजुकेशन है, वो इस बात को बढ़ावा देता है। देखो, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, अमीर, गरीब, जनरल, SC, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना, गरीब, अमीर, लड़का, लड़की, कोई भी हो, सबको हक बनता है कि उसे एजुकेशन मिले, उसे शिक्षा मिले। हर बंदे का, हर बच्चे का हक है आगे बढ़ने का, सीखने का, समझने का, शिक्षा लेने का। दिस हैज़ टीचर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट इन द क्लासरूम। ये मदद करता है टीचर को समझने में इक्वलिटी की वैल्यू और रिस्पेक्ट इन द क्लासरूम, है ना। हमें हर बच्चे को एक सम्मान देना है, ये बात दिमाग में बसा लो, बिठा लो। कोई भेदभाव वाली चीज़ नहीं करनी है। जहाँ भेदभाव वाली चीज़ को इनकरेज करें, कट, आंसर फौरन ही कट मार लो, ये समझ लो। बाकी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो उसमें नॉट ही पूछा हो तो कहो मैम ने तो बोला था कि अगर बढ़ावे वाली चीज़ हो तो उसको कट कर देना। क्वेश्चन में कई बार नॉट भी लिखा होता है ना, तो वो चीज़ देख लेना, निगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में आंसर, तो वो चीज़ ज़रूर देखना। फिर आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। द RTE एक्ट इनकरेज टीचिंग मेथड्स दैट आर बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, एबिलिटी, पेस ऑफ लर्निंग। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग
एंड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोचेस। देखो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इसमें क्या होता है, बच्चा है केंद्र में, बच्चा है केंद्र में, बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसके हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से आप उसको एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। हर बच्चे का लर्निंग पेस अलग होता है ना, और हो सकता है आपका भी होगा, अगर आप भाई बहन है, बहने भाई दो जो भी है, सबका अलग अलग हो सकता है आपको जो चीज़ आधे घंटे में लर्न हो रही हो आपके भाई को 10 मिनट में ही हो रही हो सकता है। तो सबका अपना अपना पेस कह सकते हैं लर्निंग का। अगर हम सोचें कि ये बच्चा तो उस 10 मिनट में लर्न करके सुना रहा है, वो 20 मिनट में सुना रहा है, तो यानी ये बच्चा अच्छा है, ऐसा थोड़ी, भेदभाव नहीं करना, सबका अपना अपना पेस है, अलग अलग इंटरेस्ट है, हमें भेदभाव नहीं करना कि लड़के क्रिकेट ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती, लड़कियां डांस अच्छा करती हैं, लड़के डांस अच्छा नहीं कर सकते। क्यों भाई, इतने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स लड़के भी हैं, लड़कियों की क्रिकेट टीम कितना आगे जा रही है, लड़कियां कितना आगे जा रही हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी सब लड़कियों को ही करो, दोनों को इक्वल लेके चलो, है ना। सब काम लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लड़के भी खाना बना सकते हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं, लड़कियां भी बैडमिंटन के साथ फुटबॉल भी खेल सकती हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकती हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक तो रट्टाबाजी को दूर रखो, लर्निंग अप्रोचेस होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, बच्चा खुद से कुछ करके सीखे। जब बच्चा खुद करके कुछ सीखता है, एक्सप्लोर करता है ना, तो लर्निंग बेहतर होती है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, गार्डन में ले जाओ, वहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही है, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्लावर्स लीव्स, उससे चीज़ें हो रही हैं, एक्सपेरिमेंटल हो रही है, प्रैक्टिकल हो रही है ना। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि बच्चा फन वे में सीखे, लर्निंग बिना बर्डन के हो, स्ट्रेस फ्री हो, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, ना कि बोर हो या उस पर प्रेशर पड़े। ये काम हमें नहीं करना, इस बात का ध्यान रखो, रट्टाबाजी नहीं हो। बच्चे की रुचियाँ, इंटरेस्ट, एबिलिटी, एबिलिटी बिल्कुल मत भूलना। बच्चे की उम्र अगर 3 साल है तो उसे 3 साल के हिसाब से एक्टिविटी कराओ, ना कि 5 साल के बच्चे के हिसाब से। इस बात का ध्यान रखना आपका काम है, एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ध्यान दें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसको समझो, उसकी फीलिंग्स को समझो। हमें बच्चे को समझना है ना। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा, जानने की कोशिश करो क्या दिक्कत आ रही, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करो, है ना। समझो बच्चों को, एक गाइड दो, गाइडनेस की अगर बच्चे को ज़रूरत है तो। क्लियर हो गई, हो ही गई होगी, है ना, नहीं हुई होगी तो फिर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, वही वाली चीज़ आ गई, आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, फिजिकली भी नहीं और मेंटली भी नहीं। टॉर्चर कर रहे हो मेंटली तो मेंटल पनिशमेंट ही हो गया, प्रेशर डाल रहे हो तो दिस हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड सेंसिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट। इससे क्या होगा, बच्चे के टीचर भी समझेंगे क्या है इंपॉर्टेंस पॉजिटिव डिसिप्लिन की, सेंसिटिव बिहेवियर होना चाहिए बच्चों के प्रति टीचर का, है ना। हमारा वैसे तो बच्चे के, हमें सबके साथ पॉजिटिवली ही बात करनी चाहिए। और समझो, बच्चों को समझो, पनिशमेंट चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली, टॉर्चर मत करो बच्चों को, है ना। टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना है हमें। हमें कोई करता होगा तो हमें कैसा लगता होगा। तो ये आरटीई में स्ट्रिक्टली बैन है, ये बात ध्यान रखना, फिजिकल हो चाहे मेंटल पनिशमेंट हो, ये बैन है बिल्कुल ही, है ना। फिर आ जाएगा लर्न, राइट टू लर्न फॉर एवरी चिल्ड्रन। टीचर्स आर इंकरेज टू बिलीव दैट एवरी चाइल्ड कैन लर्न व्हेन प्रोवाइड विद द राइट सपोर्ट इन्वायरमेंट। द आरटीई प्रमोट्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सेम वही बात आ गई, बच्चे को इंकरेज करो, हर बच्चे को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से एक्टिविटीज़ दो, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो कि बच्चा उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सीख पाए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कराओ। आरटीई के अकॉर्डिंग हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर बच्चा एक समान है, भेदभाव नहीं करना, अमीर गरीब कास्ट रिलीजन, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। कौन जनरल से है, कौन एससी से है, कौन बिजनेसमैन का बच्चा है, कौन सेलिब्रिटी का बच्चा है, कौन फार्मर का है, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी, है ना, नहीं करनी है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल कल्चर। सेम वही बात आ गई, देखो चाहे बच्चे जो है अलग अलग सोशल बैकग्राउंड होगा सबका, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, है ना। आरटीई एक्ट हेल्प्स टीचर्स टू बी मोर टॉलरेट, फ्लेक्सिबल, इंक्लूजिंग देयर प्रैक्टिस। वही सारी बातें आ जाती हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, बच्चे को समझो, टीचिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और चाहे कोई भी हो भेदभाव नहीं करना। सिंपल सीधी बात तो यही है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हर कोई अलग अलग कह सकते हैं सोशल कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, रिस्पेक्ट करो सबकी। क्लियर।
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एवोल्यूशन होना चाहिए, यानी CCE होना चाहिए। RTE ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड होलिस्टिक असेसमेंट, यानी रेगुलर और होलिस्टिक असेसमेंट यानी मूल्यांकन होते रहना चाहिए, ना कि ये सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड पे होना चाहिए, बल्कि टीचर लर्न टू एवेलुएट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन डेली एक्टिविटीज़। डेली उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, स्किल्स क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उन सब के अकॉर्डिंग हमें एवोल्यूशन करना है, ताकि क्या हो, लर्निंग और बेहतर हो, है ना। एवोल्यूशन कह रही हूँ, असेसमेंट, है ना, मूल्यांकन करना है। ये एग्ज़ाम बेस पे नहीं है, सिर्फ मार्क्स और स्कोर के बेस पे नहीं है, बल्कि बच्चे की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बच्चों का बिहेवियर है, स्किल्स है, अंडरस्टैंडिंग है, तो इन सब को क्या करना है, असेस कर रहे हैं, मार्क्स के बेस पे नहीं, ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर हो, है ना। एवेल्यूएट करना है टीचर को। चलो क्लियर। रोल क्या होगा टीचर का, देखो वही बात है, टीचर को मोटिवेटर होना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करो, इनकरेज करो। फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी बच्चे को गाइड करो, फैसिलिटेट करो। और हम ये कह सकते हैं दिस शिफ्ट इज़ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव पेडागोजिकल प्रैक्टिस, है ना। ये सारी चीज़ें आपको एज अ टीचर ध्यान होनी चाहिए। RTE डिफाइंस द टीचर्स रोल फ्रॉम बीइंग जस्ट अ नॉलेज फ्रॉम अ, सिर्फ नॉलेज से किस पे किया गया, फैसिलिटेटर पे हम कह सकते हैं रिडिफाइन किया गया टीचर को। टीचर का जो रोल है, आपको सिर्फ आके क्लास में अपना लेक्चर दे के नहीं जाना है, बल्कि बच्चे की भी सुनो, बच्चे को क्या दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसे गाइड करो, मोटिवेट करो, इनकरेज करो। और कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ों को प्रमोट करो। अच्छी बात है बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छी बात है, बच्चा एक्टिव लर्नर होना चाहिए, पैसिव नहीं, है ना। तो ये सारी हो गई हमारी कथा सारी। Conclusion क्या हुआ, द राइट एजुकेशन एक्ट 2009 नॉट only gives children to right to learn but also guides teacher to create a classroom that is inclusive, respectful, child friendly and learning focused. It plays a vital role in shaping a teacher pedagogical understanding and classroom approach. तो वो RTE एक्ट में सिर्फ ये नहीं कहा गया कि बच्चे को राइट है लर्न करने का, बल्कि टीचर को भी एक ऐसा क्लासरूम क्रिएट करना चाहिए जो इंक्लूसिव हो, बच्चे के हिसाब से हो, उनकी इंटरेस्ट रुचि के हिसाब से हो, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले जिसमें बच्चा बेहतर तरीके से लर्न करे, रिस्पेक्टफुल हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो और लर्निंग फोकस्ड हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक टीचर के लिए भी, ताकि हम कह सकते हैं इट इज़ प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ टीचर्स पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो उसकी समझ है उसको हम कह सकते हैं शेप देने के लिए क्लासरूम अप्रोच को। तो इसके लिए RTE बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं रोल प्ले करता है ये। यहाँ तक की कथा किसे किसे समझ आ गई और किसे किसे क्लास अच्छी लगी, ये बता दो मुझे, जल्दी से बताओ किसे किसे मज़ा आया आज की क्लास में। सब क्लियर। एक मिनट, एक काम करते हैं, वैसे तो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर 30 चिल्ड्रन हैं, है ना, 30 चिल्ड्रन है क्लास में, तो 1 टीचर होना चाहिए, है ना। 60 हैं तो कितने होने चाहिए, 2 टीचर्स। 90 हैं, है ना, तो होने चाहिए 3 टीचर्स। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, है ना। और अगर हम बात करें 91 टू 120 चिल्ड्रन हों तो 4 टीचर, है ना, यानी 30 टीचर टू 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना ही चाहिए। और अगर 150 हों, अबव 150 हों अगर, तो क्या होगा, इसमें 5 टीचर्स होंगे अगर हम 30 का रेशियो लेके चलें, और साथ में क्या होगा, एक हेड टीचर भी होगा प्लस 1 हेड टीचर। ये चीज़ हम पहले मैं वैसे प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, बट फिर बता देती हूँ बताने में क्या जा रहा है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, 200 वर्किंग डेज होंगे, कौन सी क्लास के लिए, क्लास 1st to 5th के लिए, है ना। 200 और 220 वर्किंग डेज होंगे क्लास 6th to हम कह सकते हैं 8th के लिए। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, क्लियर। और जान लो, चलो और चीज़ें देख लेते हैं हम। वर्किंग डेज की बात हो गई, अब हम घंटों की बात कर लेते हैं। 800 हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 1st to 5th की बात हो रही है ये,
है ना। 1st to 5th में कितने होंगे पूरे ईयर में? 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होंगे। और अगर हम बात करें 6 to 8 की तो होंगे 1000, है ना, 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स, इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर, ईयर, है ना। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 6 to 8। ये बात दिमाग में बिठा लो, पूछ सकते हैं। यानी पर वीक कितने हो गए? ये आगे बढ़ाऊँ मैं, नेक्स्ट पेज ओपन करूँ, यानी हो गए 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, है ना। प्रिपरेशन आवर्स इसमें ही मौजूद है, ये बात ध्यान रखें। क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास मटेरियल्स होने चाहिए, है ना। प्ले मटेरियल्स हो गए, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ताकि फन वे में लर्निंग हो। आजकल कितने सारे गेम्स हैं ना एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब होने चाहिए। अलग अलग एक्टिविटीज़ को कराओ, तो वो सब मटेरियल होने चाहिए, है ना। कल हम माइक्रो टीचिंग के बारे में, तो कल की क्लास ज़रूर अटेंड कर लेना, कुछ भी हमें ऐसा मिस नहीं करना। जैसे वॉशरूम्स हैं तो गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्लेग्राउंड वगैरह होना चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। और अगर बताओ, मुझे ये बताओ जल्दी से, आज की क्लास में किसी से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सब समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जल्दी से बता दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से हम दूर करेंगे। और अगर क्लास समझ आ गई हो, सब कुछ क्लियर हो, तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना मेरे लिए कर दो प्लीज़, है ना। इतना कर दो मेरे लिए, अगर अच्छी लगी हो क्लास, मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हूँ, मज़ा आता हो क्लास में, दिन इतना तो कर ही सकते हो। तो कल हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। मिलती हूँ आपसे फिर कल सेम टाइमिंग पे, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो। अच्छी लगी क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केयर, रिस्पेक्ट एंड लव, फैमिली को तो दो ही दो, है ना। हमेशा अपने फैमिली का ध्यान रखो। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।